नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज आपको पुनः एक बार प्रकृति के सुकुमार कवि कविवर सुमित्रानंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री के अध्ययन की ओर ले चलते हैं और इस कविता के अवशिष्ट अंश में निहित अर्थ को समझने का एक प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कविता के पूर्वांश की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, जिसे जरूर आप सभी ने समझा होगा और इससे लाभान्वित आप सभी हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चलते हैं इस कविता के शेष अर्धांश की ओर। इन पंक्तियों में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राकृतिक सुषमा का, ग्रामीण सौंदर्य का एक अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में कविवर पंत जी ने एक ओर जहां ग्राम्य संस्कृति में, ग्रामीण पृष्ठभूमि में उगने वाली फसलों का, तो दूसरी तरफ विविध प्रकार के लहलहाती सब्जियों के साथ साथ विभिन्न स्वादिष्ट फलों का भी वर्णन किया है। साथ ही कविवर पंत जी ने ग्राम्य क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र है, गंगा का जो सुरम्य तट है, उस तट पर उगने वाली जो विभिन्न प्रकार की फलों की फसल है, जो तरबूज है, खरबूज है, इत्यादि फसलों का भी वर्णन किया है। साथ ही तटीय क्षेत्र में जो एक रेतीला तट बना हो रहता है, उसका एक सुंदर वर्णन कविवर पंत जी द्वारा किया गया है। साथ ही आगे चल कर करके पूरे कविता में का जो एक निचोड़ है, समझ लीजिए, जिस फसल से, जिस कृषि से, या कहिए जिन फलों से, जिन साग सब्जियों से गांव की एक अद्भुत शोभा बनती है, और उस अद्भुत शोभा ने किस तरह से प्रत्येक गांववासी का या प्रत्येक मानव का मन किस तरह से मोहित किया हुआ है, इसको कविवर पंत जी ने अंतिम पद्यांश में निरूपित किया है। तो आइए चलते हैं सीधे कविता की ओर, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कविवर पंत जी ने आगे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, इस ग्रामश्री पंक्तियों के ग्रामश्री कविता के माध्यम से कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेल, अमली से तरु की डाल जड़ी, कि लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फूली, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन। तो देखिए प्यारे बच्चों, कविवर पंत जी ने आगे ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए वहां पर जो विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन है, जिससे गांव की श्री में चार चांद लगे हुए हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि ने आगे बताया कि अब पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। देखिए कवि का कितना सूक्ष्म निरीक्षण है। कवि कहता है कि अमरूद की फसल जो एक सुगंधित वातावरण में एक बहुत अच्छा एक माहौल दे रही है, साथ ही पीले 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 मीठे अमरूदों, देखिए सुंदर एक विशेषणों का कवि ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। साभिप्राय विशेषण प्रत्येक पंक्ति में दिए हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि पीले मीठे अमरूदों, अमरूद किस तरह के हैं,
दो विशेषता उनकी बताई, एक तो पीले और दूसरा मीठे। तो मीठे भी हैं, स्वादिष्ट भी हैं और साथ ही पीले पीले रंग के हैं, वर्ण भी उनका पीला जो पक करके पीलीमा उन्होंने धारण कर लिया, और साथ ही लाल लाल चित्तियां पड़ी। एक तरह से अमरूद अपने आप में जब लाल चित्तियों से, लाल धब्बों से या लाल दाग से युक्त हो जाता है तो उसका एक तरह से यह हमको भान हो जाता है कि यह अमरूद की फसल पक करके तैयार हो गई और स्वाद से युक्त हो चुकी है। तो कवि ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करके बताया कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। गांव की सौंदर्य की ओर निहारते हुए कवि की दृष्टि पीले मीठे अमरूदों की ओर गई, जिनमें देखा कि पीले मीठे अमरूदों में अब क्या हो चुका है, लाल 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 में आप देख रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशय लाल, अर्थात बहुत ज्यादा लाल लाल धब्बे या लाल लाल दाग चकत्ते उनमें पड़ चुके हैं, जिससे उनका पक करके तैयार हो जाना स्पष्ट द्योतित होता है। और साथ ही पक गए सुनहले मधुर बेर। बेर कैसे हैं? वातावरण में जो बेर की फसल है, प्राकृतिक सुषमा में बेर की फसल सुनहले हैं और साथ ही मधुर हैं। स्वर्णिम आभा लिए हुए, सुनहले, सोने की कलर की भांति, सोने के वर्ण की भांति सुनहली कांति लिए हुए, साथ ही मधुर जो स्वादिष्ट हैं, मीठे मीठे बेर। और साथ ही बेरों के साथ साथ और एक फसल की ओर कवि की दृष्टि गई कि अंवली से तरु की डाल जड़ी। आंवले का छोटा रूप अंवली कहा जाता है, और अंवली का अगर आपने वृक्ष देखा हो, आंवले का पेड़ देखा हो, तो जब अंवली छोटे छोटे आंवले जब उसकी डाल पर, उसकी शाखाओं पर आने लगते हैं तो कुछ इस तरह होते हैं जैसे किसी आभूषण पर नग जड़ दिए हों। तो इसलिए जड़ी शब्द आपने रखा है, देखिए कवि ने बहुत सावधानी के साथ, और शब्द शिल्प देखिए कवि का कि अंवली से तरु की, तरु वृक्ष को कहा जाता है। आंवले के पेड़ की शाखाएं आंवले के फल से ऐसे लदी हुई हैं, उसकी डाल, उसकी शाखाएं, जैसे उसमें एक एक आंवले का दाना जड़ दिया गया हो। मतलब अतिशय सांद्र, अतिशय घने रूप में जो आंवले की फसल, उसकी डाल की, आंवले के पेड़ की शोभा बढ़ा रही है। ये एक सुंदर दृश्य कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। आगे कवि देखिए क्या कहता है। यही नहीं, एक तरफ अमरूदों की फसल है तो दूसरी तरफ सुनहले बेर वातावरण में एक बहुत ही अच्छा वहां पर आभास करा रहे हैं। साथ ही तीसरी चीज, अंवली से तरु की, आंवले की फसल, आंवले की छोटी छोटी शाखाएं कुछ इस तरह से लदी हुई हैं कि वह जड़ी हुई भांति प्रतीत हो रही हैं। और देखिए लहलह पालक मह मह धनिया, एक सुंदर देखिए लहलाता हुआ पालक, क्या शब्द उन्होंने विशेषणों का प्रयोग देखिए। पालक किस तरह का है, लहलाता हुआ, जो हवा से इधर उधर हिल डुल रहा है, सुंदर उसके चौड़े चौड़े पत्ते, ऐसे चौड़ी पत्तेदार पालक की एक जो सुंदर दृश्य वहां पर बना हुआ है। लहलह पालक मह मह धनिया, धनिया सुगंधित महकता हुआ, मह मह धनिया जो वातावरण में एक सुंदर महक प्रस्तुत कर रहा है, एक सुगंध बिखेर रहा है। ऐसा महकता हुआ धनिया वातावरण को और भी ज्यादा गांव की शोभा का वर्णन कर रहा है। साथ ही लौकी और सेम फैली, लौकी और सेम, लौकी की बेल और सेम की जो बेलें हैं वह फली, उनकी जो फली है, उनकी जो बेलें हैं वह दूर 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 तक फैली हुई हैं। खूब ज्यादा बहुतायत में इधर उधर उसकी बेलें गई हैं। कहीं लौकी की बेल जाकर करके लौकी की फसल बहुत अच्छी, उसका उत्पादन दिखाई दे रहा है, तो कहीं सेम की फली का फसल चारों तरफ वातावरण में, गांव के सौंदर्य में और भी ज्यादा अभिवर्धन कर रहा है। ये साथ ही साथ मखमली टमाटर हुए लाल, और लाल लाल टमाटर जो कि मखमली एहसास लिए हुए हैं, कोमलता को लिए हुए मखमली टमाटर। एक सुंदर विशेषण दिया कवि ने टमाटर के लिए कि मखमली टमाटर, जैसे मखमल का एक कोमलता का एक स्पर्श होता है, कुछ ऐसे ही लाल लाल टमाटर मखमली कोमलता को लिए हुए, ऐसे लाल लाल टमाटरों से और भी ज्यादा गांव के सौंदर्य में वृद्धि एक तरह से हो रही है। यही नहीं, ये साग सब्जियों के साथ साथ मिर्चों की बड़ी हरी थैली, साथ ही ग्रामीण सुषमा में और भी ज्यादा इसकी शोभा को, इस गांव के सौंदर्य का वर्धन करते हुए फसलों के बीच में मिर्च की जो फसल है उसके लिए एक सुंदर दृश्य कवि ने यहाँ पर दृश्य विधान, एक चाक्षुष बिंब प्रस्तुत करते हुए कहा कि मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मिर्चियों की फसल कुछ इस तरह से उनके वृक्षों पर, उनके पेड़ों पर लटकी हुई है कि जैसे बड़ी हरी थैली, हरी हरी मिर्च के गुच्छे इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी ने हरी थैली टांग दी हो। तो ये एक सुंदर चाक्षुष बिंब आपने यहाँ पर कवि का देखा। तो ये सारी चीजें, चाहे वह अमरूद की फसल हो या फिर आंवले की फसल हो, या कहिए कि आप सुनहले मधुर बेर हों, लहलहा
खूब लहराता हुआ, खूब हिलता डुलता हुआ पालक हो, चौड़ी पत्तेदार और साथ ही महकता हुआ धनिया हो, और लौकी और सेम की फसल हो, या मखमली टमाटर हो, या हरी मिर्च हो, इन सबको कवि ने ऐसा सुंदर दृश्य देख कर करके इनका कविता में कुछ इस तरह से निबंधन किया है कि ये सारी चीजें एक तरह से हमारे आंखों के सामने सजीव प्रस्तुत होते हुए हमको लग रही हैं। ये एक सुंदर सा शिल्प विधान कहिए, कवि का एक सूक्ष्म दृष्टि देखिए और उनके वर्णन कला देखिए कि आपको सब कुछ गांव के सौंदर्य में ये जीवंत सा प्रतीत हो रहा है। ये एक सुंदर दृश्य कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। आगे देखिए, कवि वर्णन करते हुए कहता है, आगे बढ़ता है, और गांव के सौंदर्य में गांव की जो कृषि है, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि के साथ साथ वहाँ की फसलें, वहाँ की साग सब्जियां, इन सब ने तो आकर्षित किया ही है। इन सब ने तो गांव की शोभा का वर्धन, गांव की संपन्नता को और भी ज्यादा बढ़ाया तो है ही है। साथ ही जो गांव के बीच जो बहती हुई प्रवाहित होती हुई जो गंगा का प्रवाह है, उसके तटीय क्षेत्र की जो स्थितियां हैं, उसको भी कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण के साथ वर्णित करते हुए आगे बताया कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। देखिए, कवि ने एक सुंदर रूपक का आश्रय लेते हुए कि बालू के सांपों से अंकित, गंगा के तटीय क्षेत्र में जो बालू, अगर आप कभी तटीय क्षेत्र में जाएं तो गंगा के तटीय क्षेत्र में जो बालू होती है, रेतीला जो तट होता है, वह रेत कुछ इस तरह से हवा के कारण ऐसी लहरदार होती है, ऐसी तरंगायित होती है कि उसमें ऐसा लगता है जैसे सांप लौट रहे हो, सांप लहरते हुए वहां से चल रहे हो। तो कवि ने अपने आंखों देखी वर्णन गंगा का तटीय क्षेत्र जो है उसका किया है, और बताता है कि गंगा की सतरंगी रेती, जो बिल्कुल रंगीन जो एक रेतीला तट है, सतरंगी रेती से युक्त जो गंगा का तटीय क्षेत्र है, वह कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है बालू के सांपों से अंकित। ऐसा लग रहा है जैसे बालू के सांप वहां पर अंकित हो रहे हों, जबकि यद्यपि है नहीं, बालू के सांप, बालू रूपी सांप, सांपों पर जो बालू पर सांपों का आरोप जो कवि ने किया है, ये रूपक का आश्रय, रूपक अलंकार यहाँ पर बनता है। तो देखिए, बालू के सांपों से अंकित ऐसा प्रतीत हो रहा है, या आप इसको संभावना व्यक्त करते हुए प्रेक्षा के रूप में भी देख सकते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे बालू नहीं है, अभी तो बालू के रूप में बालू के सांपों से अंकित, बालू रूपी सांप से अंकित, बालू रूपी सांप जहां एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तटीय क्षेत्र गंगा की सतरंगी से रेती से युक्त वहां पर काफी ज्यादा और भी वहां के गांव के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ये सतरंगी रेती से युक्त गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, जहां पर सुंदर लगती सरपत छाई, गंगा के तटीय सतरंगी रेती के बीच सरपत एक जो घास होती है, जो कुश के सदृश होती है, कुश घास के सदृश होती है, जिसको हम काफी ज्यादा छप्पर बनाने में या इस तरह से प्रयोग उसका किया जाता है। उस घास का, लंबी लंबी घास जिसमें तरबूज और खरबूजों की खेती प्रायः की जाती है तटीय क्षेत्र में। अगर आप जाएं तो सुंदर लगती सरपत छाई, सुंदर लगती हुई देदीप्यमान, जिसकी अपनी ही कांति बनी है, शोभा युक्त जो हो रही है, ऐसी सरपत की घास चारों तरफ तटीय क्षेत्र में बिखरी पड़ी है, जिस पर तट पर तरबूजों की खेती, जहां पर तट पर तरबूज, तो का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, खेती में तो देख रहे हैं, तो वर्ण बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास भी है, तट पर तरबूजों की खेती। तो सरपत घास के बीच में तरबूजों की खेती भी अपने आप में वातावरण को, गांव के सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तट की शोभा का अभिवर्धन में तरबूजों की खेती का भी एक बहुत बड़ा योगदान कवि को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही कवि क्या कहता है, कवि की दृष्टि यही नहीं थमी, उसने प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने में जो पंछी हैं उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए आगे वर्णित किया कि अंगुली की कंघी से बगुले, अंगुली रूपी कंघी से, यहाँ फिर रूपक अलंकार का आश्रय लेते हुए कवि ने कहा कि अंगुली की कंघी से बगुले। अब बगुला पक्षी जो वातावरण में गंगा के तटीय क्षेत्र में दिखाई देता है, ऐसे उस तट क्षेत्र में अंगुली की कंघी से बार बार बगुला अपने पांव से सर पे ऐसे अपनी कलगी को संवारने का प्रयास कर रहा है। जिससे कवि ने उसकी तरफ नजर गई तो कवि ने उसका सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि अंगुली रूपी कंघी से बगुले क्या कर रहे हैं, कलंगी संवारते हैं। कोई जो अपनी चोटी होती है सर के ऊपर, जो मोर और इस तरह से बगुले में ऊपर दिखाई देती है, उस चोटी को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। ये कवि का एक सूक्ष्म विधान, एक चाक्षुष बिंब में यहाँ सकारात्मक रूप से आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं, कोई तिरते जल में सुरखा। यही नहीं, तिरते जल में सुरखा, गंगा का प्रवाहित होता हुआ जो जल है, उस प्रवाहित होते हुए जल में कौन, सुरखा, सुरखा पक्षी, जिसको चक्रवाक भी कहते हैं। तो उस सुरखा पक्षी क्या कर रहा है, पानी में तैरता हुआ सुंदर दृश्य विधान को प्रस्तुत कर रहा है। पुलिन पर मगरोठी सर,
रहती सोई। यही नहीं, तैरते जल में सुरखा, गंगा का जो तैरता बहता हुआ जल है उसमें सुरखा पक्षी बढ़िया तैरता हुआ इधर उधर आता हुआ गांव के सौंदर्य को तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही पुलिन पर, गंगा के तट को पुलिन भी कहा जाता है, पुलिन पर क्या हो रहा है, मगरौठी रहती सोई। पुलिन पर मगरौठी जो पक्षी है, एक उस क्षेत्रीय अंचल में एक पक्षी विशेष जो जिसे मगरौठी कहा जाता है, वह तट पर सो रही है। वह भी एक ऐसा सुंदर विधान, ये कवि का देखिए चाक्षुषबिंब, आंखों देखी वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। और इस सभी चीजों से, तट पर सोती हुई मगरौठी पक्षी हो, पंछी हो, या फिर तैरते हुए जल में पानी में तैरते हुए सुरखा पक्षी हो, या कलंगी संवरता हुआ बगुला हो, सबके विविध रूपों का कवि ने इस तरह से एक सुंदर और मंजुल वर्णन किया है कि हम सबको ये चीजें अपने आंखों के आगे तैरती हुई दिखाई देती हैं। जीवन तो एक तरह से प्राकृतिक सुषमा को, प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की इस अभूतपूर्व जो एक वर्णन कवि ने किया है, इसीलिए ऐसे ही कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि नहीं कहा जाता है। प्रकृति के एक एक रंग को कवि ने एक तरह से अपने इस वर्णन के माध्यम से रंजित कर दिया, हम सभी को इसकी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये एक सुंदर विधान कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक के अंश को समझिए, पुनः अंतिम अंश को लेकर करके आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप उसे हृदयस्थ करते हुए समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।